हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 51, जीएसटी काउंसिल में फैसले लेने के लिए कितने बहुमत वोटिंग वेट की आवश्यकता होती है? What majority is required to pass a resolution in the GST Council? साधारण बहुमत 2/3, 3/4 और सहमति। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी 3/4। कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 3/4 की। एक्सप्लेनेशन है, जीएसटी काउंसिल का कोई भी फैसला उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 75% वेटेज वोटों के बहुमत से लिया जाता है। इसमें केंद्र का वोट वेट 1/3 और सभी राज्यों को मिलाकर 2/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली सबसे पहली समिति कौन सी थी? विच वाज द फर्स्ट कमेटी टू रिकमेंड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GV राव समिति या LM सिंघवी समिति? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे ही जाते हैं। जो ये समितियां हैं इसको क्रम वाइज भी पूछा जाता है या मैचिंग में भी डाल देते हैं कि कौन सा समिति कौन से ईयर में आया था और सबसे पहले जो पंचायती राज समिति थी वो कब आई थी। एक्सप्लेनेशन है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 कब आई थी? ये 1957 ने भारत में सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन थॉट अ थ्री टायर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 53, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरों टायर वाली पंचायती राज की सिफारिश की थी? 2 स्तरों, 3 स्तरों, 4 स्तरों, 1 स्तरों? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी 3 स्तरीय। 3 स्तरों पे उन्होंने सिफारिश की थी। कौन कौन सी थी? एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने 3 स्तरों की सिफारिश की थी। पहली थी ग्राम पंचायत, जिसे ग्राम स्तर पे, ग्राम पंचायत को कौन से स्तर पे? ग्राम स्तर पे। पंचायत समिति को ब्लॉक स्तर पे और जिला परिषद को जिला स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 54, किस समिति ने 3 टायर के बजाय 2 टायर मंडल पंचायत और जिला परिषद पंचायती राज की सिफारिश की थी? विच कमेटी रिकमेंडेशन 2 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ 3 टायर? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी थुंगन समिति? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, अशोक मेहता समिति। उन्होंने कितने दिए थे? 2 टायर की बात की थी, 2 स्तरीय पंचायती राज की बात करी थी। एक्सप्लेनेशन है, अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में ने 2 टायर व्यवस्था यानी मंडल पंचायत और जिला परिषद की सिफारिश की थी और राजनीतिक दलों को चुनाव में भाग लेने की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 55, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस करने की सिफारिश सबसे पहले किस समिति में प्रभावी ढंग से की गई थी? विच कमेटी स्ट्रांगली रिकमेंडेड ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? बलवंत राय मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति या अशोक मेहता समिति? जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था, किसने दिया था? LM सिंघवी समिति ने। एक्सप्लेनेशन है,
1986 में गठित LM सिंघवी समिति ने प्रभावी ढंग से सिफारिश की थी कि पंचायतों को संवैधानिक रूप से मान्यता और सुरक्षा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति से पहले आई थी GV राव समिति, ने किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया? What did the GV राव कमेटी 1985 heavily emphasizes? न्याय पंचायतों के गठन के लिए नौकरशाही को कम करने और विकास में पंचायतों को मजबूत करने पर, दो स्तरीय व्यवस्था पर या GST पर, किस पे किया था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, नौकरशाही को कम करने और विकास में पंचायतों को मजबूत करने पर। एक्सप्लेनेशन है, GV राव समिति ने कहा था कि विकास प्रशासन पर नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का कब्जा हो गया है, जिससे पंचायती राज बिना जड़ की ग्रास विदाउट रूट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 57, पंचायती राज समितियों का सही कालानुक्रम chronological ऑर्डर क्या है? What is the correct chronological order of पंचायती राज कमेटी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में, इसके बाद अशोक मेहता समिति आया था 1977 में, उसके बाद आया था GV राव मेहता समिति आई थी 1985 में, लास्ट में आई थी LM सिंघवी समिति 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सा भाग पार्ट जोड़ा गया? Which part was added to the Constitution by the 73rd Third Amendment Act 1992? Part 9, Part 9A, 10 और 4? कौन सा आया था? Part 9, ऑप्शन फर्स्ट A, Part 9। एक्सप्लेनेशन है, 73वें संशोधन द्वारा संविधान में पार्ट 9 भाग 9 जोड़ा गया, जिसका शीर्षक द पंचायत है। इसमें आर्टिकल 243 से 243O तक के प्रावधान हैं। क्वेश्चन नंबर 59, USA अमेरिका में किस तरह की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है? What kind of administrative and political system exists in the USA? सो इसका ऑप्शन है संसदीय लोकतंत्र, अध्यात्मक लोकतंत्र, साम्राज्यवादी या एकात्मक। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी, क्योंकि यूएसए में क्या है? राष्ट्रपति का शासन है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसी होगी? प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। एक्सप्लेनेशन है, यूएसए में अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंटल व्यवस्था है, जहाँ राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर सख्ती से लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 60, अमेरिका में सिविल सेवकों के चुनाव के लिए स्पॉइल सिस्टम लूट पद्धति को किस सिस्टम द्वारा बदला गया? बाय व्हाट सिस्टम वाज द स्पॉइल सिस्टम रिप्लेस इन द यूएस सिविल सर्विस? मेरिट सिस्टम, पेडेंटल एक्ट 1883, सैनिटरी सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, डायरेक्ट प्लेसमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, मेरिट सिस्टम, पेडेंटल एक्ट 1883। व्याख्या है, यूएसए में पहले जिसकी सरकार बनती थी वह अपने समर्थकों को नौकरी देता था। स्पॉइल सिस्टम था, यानी जो भी सरकार बन गई वो अपने ही लोगों को वहाँ की नौकरी दे रहे। इसे बदलने के लिए 1883 में पेडेंटल एक्ट लाया गया, जिसके बाद मेरिट सिस्टम शुरू हो गया कि भाई इसके लिए एग्ज़ाम दो या उसके क्वालिफिकेशन पर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर जाके वहाँ पे चयन प्रक्रिया पूरी होगी।
क्वेश्चन नंबर 61, यूके ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? What is the primary characteristic of the UK administrative political system? संविधान की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता और अलिखित संविधान, आदेशात्मक शासन, सख्त कार्यपालिका। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, संसद की सर्वोच्चता और अलिखित संविधान। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पहला संविधान कहाँ पे है, सबसे बड़ा संविधान कहाँ है। लिखित संविधान कहाँ पे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन है, यूके में संसद की सर्वोच्चता पार्लियामेंट्री सवर्गेंटी है, यानी वहाँ की संसद कोई भी कानून बना सकती है जिसे अदालत खारिज नहीं कर सकती, वहाँ अलिखित संविधान चलता है। क्वेश्चन नंबर 62, यूके में शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल क्या होती है? व्हाट इज अ शैडो कैबिनेट इन द यूके? खुफिया एजेंसी का समूह, विपक्ष द्वारा गठित एक परिवर्तित सरकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार या आईएएस ऑफिसर का समूह। तो आंसर है इसका बी, विपक्ष द्वारा गठित एक परिवर्तित सरकार। एक्सप्लेनेशन है, यूके में विपक्षी दल एक शैडो कैबिनेट बनाता है जिसमें हर सरकारी मंत्री के सामने एक विपक्षी सदस्य होता है जो उस मंत्री के काम पर निगरानी रखता है। क्वेश्चन नंबर 63, फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? हाउ इज फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्लासिफाइड? पूरी तरह संसदीय, पूरी तरह अध्यक्षात्मक या साम्यवादी व्यवस्था। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, अर्ध अध्यक्षात्मक, यानी कि इसमें प्रेसिडेंट की भी मंजूरी होगी और प्राइम मिनिस्टर की भी। सेमी प्रेसिडेंटल हाइब्रिड सिस्टम। एक्सप्लेनेशन है, फ्रांस फिफ्थ रिपब्लिक में सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम है, वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास वास्तविक शक्तियाँ होती है। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। क्वेश्चन नंबर 64, फ्रांस में ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? व्हाट इज ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव इन फ्रांस? एक विशेष प्रशासनिक कानून और कोड प्रणाली, फ्रांस के राष्ट्रपति का घर, फ्रांस का बजट, पंचायती राज का रूप। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, एक विशेष प्रशासनिक कानून और कोड प्रणाली। एक्सप्लेनेशन है, फ्रांस में ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रशासनिक कानून प्रणाली है जहां सरकारी कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों के बजाय विशेष प्रशासनिक अदालतों में होती है। क्वेश्चन नंबर 65, जापान की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रधानमंत्री, सम्राट, शोगुन, राज्यपाल। कौन होता है? सम्राट। ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन है, जापान में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की संवैधानिक राजतंत्र है जहां सम्राट सिर्फ एक प्रतीक सिंबल होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 66, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द जापानीज पार्लियामेंट नाउ? कांग्रेस, पार्लियामेंट, डाइट, किनेस्ट। किस नाम से जानते हैं? सो क्वेश्चन आंसर है सी, डाइट के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेनेशन है, जापान की विधायिका संसद को डाइट, नेशनल डाइट कहा जाता है। यह द्विसदनीय बाइकैमरिकल होती है। द जापानीज नेशनल लेजिस्लेचर इन कॉल्ड द डाइट नेशनल डाइट।
It is a bicameral house consisting of a lower house of representative and an upper house of councillor. क्वेश्चन नंबर 67, जापान के प्रशासन में अम्यूजमेंट के रूप में कौन कार्य करता है? Which body act as an amusement-like mechanism in Japan administration? Administrative Evolution Bureau, Central Secretariat, Diet Commission या ड्रॉट एडमिनिस्ट्राफ? ड्रॉट तो फ्रांस का हो गया। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन ब्यूरो, AEB। एक्सप्लेनेशन है, जापान में भ्रष्टाचार और जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन ब्यूरो की एक मुख्य संस्था के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्प्लीमेंट चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस आर्टिकल में है? विच आर्टिकल कंटेन द प्रोड्यूस फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? आर्टिकल 52, आर्टिकल 56, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, आर्टिकल 61। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन, वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आरोप में संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग, हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? आर्टिकल 54, संसद के सभी सदस्य संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए, केवल लोकसभा के सदस्य पूरे देश की जनता। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रपति की आदेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? विच आर्टिकल वेट द पावर ऑफ प्रोमुलेटिंग ऑर्डिनेंस इज द प्रेसिडेंट? आर्टिकल 123, आर्टिकल 213, आर्टिकल 356, आर्टिकल 72। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, आर्टिकल 123। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 123 के तहत जब संसद के दोनों सदन न चल रहे हो, यानी दोनों सदन नहीं चल रहे हो और राष्ट्रपति को लगे कि तत्काल कानून बनाना जरूरी है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाने वाली राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत आती है? अंडर विच आर्टिकल इज अ नेशनल इमरजेंसी proclaimed by the president? Article 352, Article 356, Article 360, Article 368। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, आर्टिकल 352। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशक्त विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगाने का आधार कौन सा आर्टिकल देता है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द ग्राउंड
4. Imposing president rule in a state. Article 252, Article 356, Article 360, Article 365. So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, आर्टिकल 356. एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 356 के तहत अगर राज्यपाल की रिपोर्ट पर या राष्ट्रपति को स्वयं लगता है कि राज्य का शासन संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? अंडर विच आर्टिकल इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड इन इंडिया? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 लगाई ही नहीं जाती। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर से आर्टिकल 360। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ध्यान रहे, भारत में आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 74, निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट का सबसे बड़ा लाभ एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ परफॉर्मेंस बजट? यह कानून को मजबूत बनाता है, यह प्रबंधकीय क्षमता और जवाबदेही बढ़ाता है, इससे पैसे की बचत बिना काम के होती है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, यह प्रबंधकीय क्षमता और जवाबदेही को बढ़ाता है। एक्सप्लेनेशन है, परफॉर्मेंस बजट से यह पता चलता है कि किस डिपार्टमेंट ने दिए गए टारगेट को पूरा किया। इससे मैनेजमेंट बेहतर होता है और जनता के पैसे का सही हिसाब मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75, राज्यपाल विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है? हाउ मैनी मेंबर कैन द गवर्नर नॉमिनेट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/6, कुल सदस्य का 1/12 या 12 सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, कुल सदस्य का 1/6। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 171(5) के तहत राज्यपाल राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों से नामित करता है। क्वेश्चन नंबर 76, क्या एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? कैन द सेम पर्सन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बन सकते हैं, केवल 6 महीने के लिए बन सकते हैं, सिर्फ यूनियन टेरिटरीज का बन सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, हाँ बन सकते हैं। अभी आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस आर्टिकल के थ्रू ये कहा गया है कि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राष्ट्रपति 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। कौन सा आर्टिकल है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन। 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, राज्यपाल के विवेकाधिकार का जिक्र किस आर्टिकल में झलकता है? विच आर्टिकल क्लियरली रिफ्लेक्ट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर? आर्टिकल
163, आर्टिकल 153, आर्टिकल 174, आर्टिकल 165। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, आर्टिकल 163। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 163 ए में स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल को उन बातों को छोड़कर जिसमें उसे संविधान के तहत विवेक से काम लेना है, अन्य सभी कामों में मंत्रिपरिषद सलाह देगी। क्वेश्चन नंबर 78, किस मामले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के तहत कोई नौकरी नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है? In which case did the Supreme Court rule that the office of the governor is not an employment under the central government but an independent constitutional office? केशवानंद भारती केस, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक 1979, मिनर्वा मिल्स केस या गोलकनाथ केस? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक, जो कब आई थी 1979 में। एक्सप्लेनेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक केस 1979 में स्पष्ट किया था कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के तहत कोई राज्य नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। क्वेश्चन नंबर 71, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी का कार्यालय कितना होता है? What is the fixed tenure of the चीफ सेक्रेटरी? 5 साल का, 3 साल का, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता 62 साल की उम्र तक। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। एक्सप्लेनेशन है, मुख्य सचिव का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता क्योंकि वह सीएम का सबसे बड़ा प्रशासनिक सहयोग होता है, इसलिए जब तक उन्हें सीएम का विश्वास प्राप्त है वह पद पर बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य सिविल सेवा बोर्ड स्टेट सिविल सर्विस बोर्ड का अध्यक्ष चेयरमैन कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस बोर्ड? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, मुख्य सचिव। एक्सप्लेनेशन है, मुख्य सचिव राज्य के सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है जो अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 81, जीएसटी के तहत कौन सा टैक्स केंद्र और राज्य दोनों द्वारा बराबर हिस्से में लगाया जाता है? विच कंपोनेंट ऑफ जीएसटी इन स्प्लिट इक्वली एंड लिव्ड simultaneously by the center and state for intra-state transaction? IGST, CGST और SGST, UTGST, कस्टम ड्यूटी? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, CGST और SGST। जीएसटी के तहत कौन सा टैक्स केंद्र और राज्य दोनों द्वारा बराबर हिस्से में लगाया जाता है? CGST और SGST, सेंट्रल और स्टेट। एक्सप्लेनेशन है, जब कोई ट्रांजैक्शन एक ही राज्य के अंदर होता है और उस पर CGST सेंट्रल जीएसटी और SGST स्टेट जीएसटी दोनों बराबर लगते हैं, जैसे 18% टैक्स है
तो 9% केंद्र और 9% राज्य का, दोनों को मिलाकर कितने परसेंट होते हैं आपके? 18% का टैक्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 82, इंट्रा स्टेट ट्रेड, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार पर कौन सा जीएसटी लगाया जाता है? विच जीएसटी कंपोनेंट इज लेव्ड ऑन इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी या वैट, कौन सा लगाया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 269A के तहत दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाया जाता है, जिसे केंद्र सरकार कलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, एसजीएसटी के दायरे से किस चीज को पूरी तरह बाहर रखा गया है? विच आइटम हैज बीन स्ट्रिक्टली कीप्ड completely outside the scope of GST by constitutional definition? कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, मानव उपभोग के लिए शराब, गाड़ियाँ, किस चीज़ को पूरी तरह बाहर रखा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मानव उपभोग के लिए शराब। एक्सप्लेनेशन है, संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मानव उपभोग के लिए शराब को जीएसटी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इस पर अभी तक स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। क्वेश्चन नंबर 84, किस समिति की सिफारिश पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन और ड्राफ्ट तैयार किया गया था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वाज द ड्राफ्ट ऑफ द 73 एंड 74 अमेंडमेंट हैवली बेस्ड? बलवंत राय मेहता समिति, पीके थुंगन समिति और गार्डिल समिति, सरकारी आयोग या पुंछी कमीशन? किस समिति के द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, पीके थुंगन समिति और गार्डिल समिति के द्वारा। एक्सप्लेनेशन है, 1988-89 में गठित थुंगन और गार्डिल समितियों ने स्पष्ट रूप से संवैधानिक संशोधन का एक पक्का ब्लूप्रिंट दिया था, जिसके आधार पर आगे कानून बना। क्वेश्चन नंबर 85, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रिजर्वेशन अनिवार्य किया गया है? बट मिनिमम रिजर्वेशन इज मैंडेटेड फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 25%, कम से कम 1/3, 33%, 50%, कोई आरक्षण नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, कम से कम 1/3, 33%। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 243D के तहत पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित होना अनिवार्य है। कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पंचायती राज का चुनाव कराने का जिम्मा किसका होता है? कौन करवाता है पंचायती राज का चुनाव? Who holds the
रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर पंचायती राज बॉडीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 243 के तहत गठित राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन ही पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव की देखरेख और संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 85, पंचायतों को निधि फंड्स देने के लिए राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? हु constitute the state finance commission to review the financial position of पंचायत? मुख्यमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या हाईकोर्ट और का चीफ जस्टिस कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, राज्य का राज्यपाल। कौन देता है फंड? राज्य का राज्यपाल। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 243 के तहत राज्यपाल हर 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, यूएसए के संविधान के किस सिद्धांत के तहत जुडिशरी किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है? अंडर विच डॉक्ट्रिन ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कैन द जुडिशरी डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल? न्यायिक पुनर्वलोकन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन, रूल ऑफ लॉ या पॉकेट वीटो? कौन कर सकता है? ऑप्शन ए, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। एक्सप्लेनेशन है, यूएसए में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति बहुत मजबूत है। अगर कांग्रेस कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ हो तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 89, ब्रिटेन यूके में रूल ऑफ लॉ कानून का शासन का सिद्धांत किस विचारक ने दिया था? इन द यूके हु प्रोपोलाइजेस द फेमस डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ? वुडरो विल्सन, एवी डाइसी, मॉन्टेक्यूस, जॉन लॉक? किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, एवी डाइसी ने दिया था। कहाँ का? ब्रिटेन यानी यूके का रूल ऑफ लॉ कानून का सिद्धांत। एक्सप्लेनेशन है, ब्रिटिश कानूनविद एवी डाइसी ने अपनी पुस्तक में रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है कि कानून के सामने सभी बराबर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। किसने कहा है ये? एवी डाइसी ने। क्वेश्चन नंबर 90, फ्रांस के संविधान में काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है? व्हाट इज काउंसिल डेट इन द फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क? फ्रांस की संसद का ऊपर सदन, अपर सदन या अपर हाउस ऑफ फ्रांस पार्लियामेंट? फ्रांस की सबसे बड़ी प्रशासनिक अदालत और सरकार की कानूनी सलाहकार संस्था? फ्रांस के राज्यों का समूह, सैन्य न्यायाधिकरण? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, फ्रांस की सबसे बड़ी प्रशासनिक अदालत और सरकार की कानूनी सलाहकार संस्था। एक्सप्लेनेशन है, काउंसिल डाइट
फ्रांस की प्रशासनिक कानून प्रणाली की सबसे ऊंची अदालत है जो सिविल सर्वेंट के खिलाफ मामलों की सुनवाई करती है और सरकार को कानून बनाने की सलाह देती है। क्वेश्चन नंबर 91, जापान की प्रशासनिक व्यवस्था में केरुस्तु क्या दर्शाता है? व्हाट डज केरुस्तु रिप्रेजेंट इन जापान पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क? एक सरकारी सिविल सर्वेंट का पद, आपस में जुड़े बड़े व्यापारिक समूह जिसका प्रशासन के साथ गहरा समन्वय होता है, जापान का एक कानून, स्थानीय शासन ढांचा। क्या होता है? तो आंसर नंबर बी, आपस में जुड़े बड़े व्यापारिक समूह जिनका प्रशासन के साथ गहरा समन्वय होता है। एक्सप्लेनेशन है, जापान में सरकारी अफसरों और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस यानी क्यूरुस्तु के बीच एक गहरा समन्वय होता है जो वहां के प्रशासन और अर्थव्यवस्था की एक विशिष्ट पहचान है। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति प्रेडन पावर किस तरह की शक्ति है? व्हाट नेचर ऑफ पावर इन द प्रेसिडेंट पावर ऑफ प्रेडन? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, सैन्य शक्ति है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, न्यायिक शक्ति है। कौन सी शक्ति है ये? न्यायिक शक्ति है। एक्सप्लेनेशन है, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 एक न्यायिक शक्ति जुडिशियल पावर है जिसका उपयोग वह अदालत द्वारा दिए गए दंड को बदलने या माफी देने के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 93, निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजटिंग का संयोजन किसके साथ सबसे आसानी से किया जाता है? परफॉर्मेंस बजटिंग इज मोस्ट लॉजिकली इंटीग्रेटेड विथ विच बजटिंग टाइप? ऑप्शन है शून्य आधारित बजट, पारंपरिक बजट, जेंडर बजट या घाटे का बजट। तो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, शून्य आधारित बजट। एक्सप्लेनेशन है, परफॉर्मेंस बजट के साथ जब शून्य आधारित बजट जहां हर साल बजट शून्य के शुरू करके एक खर्च का न्याय संगत ठहराना होता है मिलाया जाता है तो प्रशासनिक दक्षता सबसे बेहतर होती है। क्वेश्चन नंबर 94, आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 156 टू whom does the governor submit their resignation? मुख्यमंत्री को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, राष्ट्रपति को, विधानसभा के स्पीकर को। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राष्ट्रपति को। एक्सप्लेनेशन है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहता है इसलिए वह अपना इस्तीफा त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही संबोधित करके देता है। क्वेश्चन नंबर 95, राज्य सचिवालय स्टेट सेक्रेटरीट में लाइन एजेंसी का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन एजेंसी इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन? मुख्य सचिव का कार्यालय, कार्यकारी निर्देशालय, योजना विभाग, वित्त सचिव का कार्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कार्यकारी निर्देशालय। एक्सप्लेनेशन है, सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी है जो पॉलिसी बनाती है जबकि निर्देशालय डायरेक्टरेट एक लाइन एजेंसी है जो जमीन पर उन नीतियों को क्रियान्वित करती है, एग्जीक्यूट करती है। क्वेश्चन नंबर 96, जीएसटी काउंसिल के निर्णय में राज्य सरकारों ऑल स्टेट कॉम्बिनेट का कुल वोट वेट यानी वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द टोटल वोटिंग वेटेज
given to all state government combined in the GST Council। 1/3, 2/3, 1/3, 1/3, 2/3, 1/2 या 100%। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी 2/3, 2/3 होता है। एक्सप्लेनेशन है, जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों का मिलाकर वोट वैल्यू 2/3 होता है और केंद्र सरकार का वोट वैल्यू 1/3 होता है। कोई भी फैसला पास होने के लिए 75% मत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 97, 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची 11 शेड्यूल में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक विषय फंडामेंटल आइटम दिए गए हैं? हाउ मैनी फंक्शनल आइटम आर प्लेस्ड अंडर द प्रीव्यू ऑफ पंचायत इन द 11th शेड्यूल? 18 विषय, 21 विषय, 29 विषय, 35 विषय। कौन से विषय दिए गए हैं? आंसर नंबर सी 29 विषय, 29 आइटम। एक्सप्लेनेशन है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को काम करने के लिए कुल 29 विषय जैसे कृषि, पेयजल, सड़कें, ग्रामीण स्वास्थ्य आदि सौंपे गए हैं। शहरी निकायों के पास 18 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ब्रिटेन यूके में सिविल सेवकों के लिए सबसे ऊंचा और प्रतिष्ठित पद कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेजेंटिव सिविल सर्विस पोस्ट इन यूके? कैबिनेट सचिव, स्थायी सचिव, प्रधानमंत्री के निजी सचिव या गृह सचिव? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए कैबिनेट सचिव। एक्सप्लेनेशन है, यूके में कैबिनेट सेक्रेटरी पूरे सिविल सर्विस का हेड होता है और प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा प्रशासनिक सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 99, फ्रांस में सिविल सेवकों की निष्पक्ष भर्ती और सिविल ट्रेनिंग के लिए कौन सी विश्व प्रसिद्ध संस्था जिम्मेदार रही है? Which world famous institution has been responsible for the recruitment and training of elite civil servants in France? ENA, UPSC, सिविल सर्विस कमीशन, डाइट ब्यूरो। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए ENA यानी इकोल नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सप्लेनेशन है, फ्रांस में उच्च सिविल सेवकों ग्रांड क्रॉप्स की ट्रेनिंग और भर्ती के लिए ENA सबसे प्रतिष्ठित संस्था है जिसने फ्रांस को एक बेहतर मजबूत नौकरशाही दी है। क्वेश्चन नंबर 100, यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर के साथ कौन सा सिद्धांत काम करता है ताकि कोई भी एक अंग निरंकुश ना हो सके? Along with separation of power, which principle operate in the US system to prevent any one branch from becoming tyrannical? ऑप्शन है नियंत्रण और संतुलन, यूनिटरी कंट्रोल, पार्लियामेंट्री सरोगेंटी, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। आंसर है आंसर नंबर ए नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस। एक्सप्लेनेशन है, यूएसए में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियाँ बंटी हुई है और साथ ही चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत चलता है जहां हर अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रख सकता है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।